अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हम और आप हर वर्ष कब मनाते हैं? तो इसे 22 मई को मनाते हैं। इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपने पहले ही देख लिया, लेकिन हम इसे क्यों मनाते हैं? तो इसका अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई 1993 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की घोषणा हुई थी। हम और आप जो हैं 22 मई 1993 ईस्वी से ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, यूएन द्वारा 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो जनक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के जनक जो हैं उसे ईओ विल्सन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार राज्य आप जानते हैं, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन विश्व जल दिवस भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हम 22 मार्च को ही मनाते हैं। ठीक है, तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व वानिकी दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व मौसम दिवस जो है ये 23 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व संग्रहालय दिवस जो है ये 18 मई को मनाया जाता है, और भारत में आतंक विरोधी दिवस जो है ये 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये हम और आप 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो आपने पहले ही देख लिया। लेकिन इसका अगला पॉइंट है, 1973 से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को हम कब से मनाते आ रहे हैं? 1973 ईस्वी से ही मनाते आ रहे हैं पर्यावरण दिवस। अगला पॉइंट है, विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी तरह से विश्व शांति दिवस जो है इसे हम और आप 21 सितंबर को मनाते हैं। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, चिकनी मिट्टी साथियों। इसके पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे क्या बोला जा रहा है। पॉइंट है साथियों, चिकनी मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। चिकनी मिट्टी में पोषक तत्व पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी का अध्ययन पैडोलॉजी से किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। उसी तरह से काली मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है ना। जिस तरह से चिकनी मिट्टी अधिकतम जल धारण संजोए रखती है, उसी तरह से काली मिट्टी भी जो है वो जल धारण करने की क्षमता इसकी भी अधिक होती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और उसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी दोनों मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। अगला पॉइंट है, भारत में जलोढ़ मिट्टी की प्राथमिकता सर्वप्रमुख मिट्टी है। तो ये जलोढ़ मिट्टी जो साथियों, इसका क्वेश्चन मैंने रेलवे क्लास में पढ़ाया है। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी की प्राथमिकता जो है ये सर्वप्रमुख मिट्टी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? लहसुन में जो गंध होता है वो क्यों होता है? वो सल्फर यौगिक के कारण होता है। ठीक है, इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। इसके भी कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए। लहसुन में विशिष्ट गंध सल्फर यौगिक के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लहसुन प्याज एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। लहसुन प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है कब? साथियों, जब सूर्य परिक्रमा करता है तो उसके दौरान जो है पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होती है? तो ये जनवरी महीने में होती है। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। इसके कुछ पॉइंट्स जो आप देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर जनवरी महीने में होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होता है।
इसे उपसौरिक कहते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है उपसौर के समय पृथ्वी को 7% अधिक और विकिरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी 9.14 करोड़ मील होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 4 जुलाई को पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है, इसे अपसौरिक कहते हैं। तो जब सबसे न्यूनतम दूरी पर होता है उसे उपसौरिक कहते हैं, और अधिकतम दूरी पर जब होता है तो उसे अपसौरिक कहते हैं। तो अधिकतम दूरी पर साथियों 4 जुलाई को होता है और न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपसौरिक की स्थिति में सूर्य की दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। तो जब 3 जनवरी को जो है साथियों न्यूनतम दूरी होती है, उसकी जो दूरी होती है 9.14 करोड़ की मील की दूरी होती है, लेकिन अधिकतम दूरी जो होती है वो 9.45 करोड़ मील की दूरी होती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। साथियों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। जिसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, बेंगुएला धारा। इसके भी कुछ पॉइंट्स होंगे वो आप देख लेंगे। बेंगुएला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। ठीक है, तो महासागरीय धारा है और महासागर का गर्म और ठंडी ये जलधारा है। तो आप देखिए पहला पॉइंट है अलास्का का जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर में है जो कि गर्म जलधारा है, और सुसीमा की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट पॉइंट है कैनारी जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर में है और ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट पॉइंट है अगुल हास की जलधारा जो है ये हिंद महासागर में है और ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉकलैंड की जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर में है और ये ठंडी है। नेक्स्ट पॉइंट है एल नीनो जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में है और ये गर्म है। नेक्स्ट पॉइंट है हमबोल्ट की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर में है और ये ठंडी है। नेक्स्ट पॉइंट है इरमिंजर की जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर में है और ये गर्म है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जलधारा थे। 8 के 8 आपने जलधारा देखे और महासागर में गर्म या ठंडा जलधारा देखा आपने। ठीक है, चलिए ये आप याद कर लीजिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सुएज नहर जो है ये सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप देख लेंगे। सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुएज नहर बनकर 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसे जो है साथियों सुएज नहर को कब बनाया गया था, तो 1869 ईस्वी में बनाया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था सुएज नहर का। और सुएज नहर 1872 ईस्वी में आवाजाही के लिए खोला गया, यानी कि आने जाने के लिए साथियों। ये तैयार तो 1869 ईस्वी में हो गया था, लेकिन आने जाने के लिए इसे नहीं खोला गया था। तो आने जाने के लिए जो है साथियों 1872 ईस्वी में खोला गया था। सुएज नहर जो है 2 सागर को जोड़ती है, जिसमें से भूमध्य सागर है पहला और दूसरा जो है लाल सागर है। ठीक है, और सुएज नहर की लंबाई अगर देखेंगे आप तो 168 किलोमीटर की है और इसकी औसत गहराई जो है 16.5 मीटर है और अधिकतम चौड़ाई जो है 365 मीटर एवं न्यूनतम 60 मीटर है। ठीक है, तो अधिकतम चौड़ाई जो है ये साथियों 365 मीटर की है और न्यूनतम जो है ये 60 मीटर की है। अगला पॉइंट है साथियों पनामा नहर जो है 1914 ईस्वी में बनाया गया था। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर जर्मनी में स्थित है, जो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो सबसे व्यस्त नहर जो है विश्व का वो कील नहर है, जो कि जर्मनी में है और इसे उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को ये जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। साथियों पूछ रहा है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 2.40% का है, 2.40% का है। इसका कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग 2.40% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में श्रम शक्ति विश्व में सर्वाधिक है।
नेक्स्ट पॉइंट है यूएन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का आबादी 2023 के मध्य में चीन से अधिक हो गई है। ठीक है, और चीन से अधिक हो भी जाएगी और किसी भी देश से, मतलब यानी कि रसिया भी जो है उससे भी हम आगे निकल जाएंगे। अगला पॉइंट है भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो भारत जो है 7वें नंबर पे आता है, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो ये रूस है। ठीक है, विश्व के सबसे लंबी समुद्री तट सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये कनाडा है। ये सबसे लंबी तट की सीमा है साथियों समुद्री, जिसका आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक देशों की सीमा वाला देश कौन जोड़ता है, सबसे ज्यादा जो देश को जोड़ता है साथियों सीमा, उसका नाम है चीन। चीन जो है अपना सीमा जो है अपना बॉर्डर 14 देशों के साथ मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है वो आप देख लीजिए, काफी लंबा पॉइंट है साथियों। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। तो पहले 3 धाराओं में विभक्त हो जाती है और फिर ये पुनः मिल जाती है आगे जाकर, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो 3 धाराओं में जब विभक्त हो जाती है तो फिर उसे मिलने के बाद जो है 3 प्रकार की द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम का निर्माण करती है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम जो है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है तीनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की दूसरी पनबिजली ऊर्जा केंद्र शिवसमुद्रम में स्थापित किया गया, जो कि 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीरंगपट्टनम मैसूर राज्य की राजधानी है। ठीक है, अगला पॉइंट है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो साथियों ये सभी के 4 पॉइंट जो है ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन आगे के जो पॉइंट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की लंबाई जो है लगभग 800 किलोमीटर की है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच हुई थी। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि दार्जिलिंग में है, एशिया का प्रथम पनबिजली परियोजना है ये। ठीक है, सिद्रपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना जो है 1897 ईस्वी में की गई थी। तो साथ में ये सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टॉक फार्मिंग क्या है। साथियों स्टॉक फार्मिंग जो है ये पशुओं का प्रजनन है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है वो आप देख लेंगे। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के लिए वीर्य को गर्भ नाइट्रोजन में रखा जाता है। जैविक खेती का जनक जो है अल्बर्ट हार्वर्ड है और पुरुषों का वंध्याकरण वैक्सोटोमी कहलाता है। ठीक है, महिलाओं का वंध्याकरण जो है ट्यूबोकोटोमी कहलाता है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन को रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया था। तो ये 5+3+3+4 का लॉन्च किया गया था। क्या पॉइंट है साथियों, आप देख लेंगे। साथियों इसका पहला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 29 जुलाई 2020 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2021 ईस्वी में NEP को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक था। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है और इसकी घोषणा कब की गई, तो 29 जुलाई 2020 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नई शिक्षा नीति 1986 में लाया गया और 1992 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है साथियों
3 से 18 साल की जो वर्ष के बच्चे हैं साथियों, उसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा आयोग को भी परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986-87 में चलाया गया था। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि इस क्वेश्चन को डिलीट करते थे। ठीक है, तो ये साथियों आज का समझिए कि आज का आपका पहला लेक्चर जो था वो ट्रेलर के तौर पे था। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं रेलवे बैच तो मैं आगे भी कंटिन्यूसली रखूंगा। तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है साथियों कि सर आप कंटिन्यूसली रखिए बिहार पुलिस वाली बैच और एसएससी वाली बैच भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्लास शुरू करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो।